हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो मॉडर्न पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है, क्योंकि अमेरिका एक सुपर पावर है। और सुपर पावर क्यों है उसकी एक वजह ये भी मानी जाती है कि उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही कमाल का कॉन्स्टिट्यूशन है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ऐसा नहीं है कि कोई एक दिन या एक साल के अंदर बनाया गया, इसके पीछे लंबी चौड़ी एक हिस्ट्री है। मुख्तलिफ़ किस्म की स्टेजेस आई थी और बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का ये प्रोसेस रहा है। ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर हम वो सारी जो स्टेजेस हैं, जो अहम अहम जो इवेंट हुए थे, किस तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है वजूद में आया, वो हम डिस्कस करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो 1787 के अंदर इसको लिखा जाता है और 1788 को इसको रेटिफाई यानी अप्रूव किया जाता है और 1789 के अंदर इसको जनाब इम्प्लीमेंट किया जाता है, यानी कि 1789 के बाद ये इसको एक्टिव किया जाता है। सो ये सारा कुछ प्रोसेस है और बहुत सारी स्टेजेस हैं इसके अंदर, वो हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। जनाब ये हैं वो सारी स्टेजेस और डेवलपमेंट जो जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। वैसे अगर देखा जाए तो इसकी जो हिस्ट्री है ना वो बहुत ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही लेंथी है, लेकिन मैंने कोशिश ये की है कि आप लोगों के लिए इसको बहुत ही इजी बनाऊं, आसान बनाऊं, और जो मेन मेन इवेंट है हम उनको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ताकि आपको एक बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए कि हाँ यार ये इसकी हिस्ट्री है, ये चीज़ें हुई थी, तो तब जाके अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। सबसे पहली शुरुआत करते हैं कॉलोनियल बैकग्राउंड से। यार देखो, जो अमेरिका है ना, पहले किसी को पता नहीं था कि ये कोई जगह है, ये कोई ज़मीन है या कुछ है, यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, किसी को नहीं पता था। लेकिन 1492 के अंदर एक शख्स था जिसका नाम था कोलंबस। वो जनाब यूरोप से निकला, वैसे तो वो स्पेन से निकला था, यानी कि वहाँ से निकला, और जनाब वो कहा जाता है कि वो इंडिया को ढूंढने गया था और उसको अमेरिका मिल गया। और अमेरिका में जब पहुंचा तो उसको वहाँ के कुछ लोग नज़र आए जिसको इसने रेड इंडियन का नाम दिया। अब कोलंबस जो बेसिकली वैसे तो वो पैदा इटली के अंदर हुआ था, लेकिन बाद में उसकी सारी ज़िंदगी स्पेन के अंदर गुजरी और स्पेन की गवर्नमेंट और उसके बादशाह ने उसको बड़ी सपोर्ट भी किया। तो जनाब वो जब यहाँ पे अमेरिका के अंदर पहुँच गया ना, तो साथ में दूसरे जो यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग थे वो भी आना शुरू हो गए। और इस तरह आते 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 वहाँ अमेरिका के अंदर, यानी कि साउथ और नॉर्थ अमेरिका के अंदर, जनाब यूरोपियन लोगों ने अपनी जनाब कॉलोनीज़ बनाना शुरू की, अपने घर बनाना शुरू किए, सेटलमेंट हो गई। ठीक है। और इसके अलावा ये भी था कि वो लोग जो यूरोप में तंग थे बेचारों को, जिनके साथ जुल्म होता था, या जो वहाँ को उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, या वहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम नहीं थी, या पॉलिटिकली तौर पे उनको टारगेट किया जाता था, वो सारे भाग के जनाब कहाँ आ गए? अमेरिका में। और इसके अलावा कुछ अमीर लोग भी थे जो कारोबार करना चाहते थे, वो चाहते थे कि यार कोई नई ज़मीन मिले, तो बड़े अमीर लोग वो भी वहाँ पे आ गए, उनको ज़मीनें मिली, वहाँ पे उन्होंने अपना ट्रेड कारोबार करना शुरू किया। तो जनाब ये इस तरह, यानी सबसे पहले ये हुआ कि अमेरिका को कोलंबस ने दरियाफ्त किया, डिस्कवर किया, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता यूरोपियन कंट्रीज और यूरोपियन जो लोग थे वो वहाँ पे शिफ्ट होना, उन्होंने अपनी सेटलमेंट बना ली। स्टार्ट में स्पेन, फ्रांस और ब्रिटेन, ये तीन जो कंट्रीज़ थे, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा वहाँ जाके अपनी कॉलोनीज़ बनाना शुरू की। तो पहली स्टेज तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कोलंबस साहब आए, ठीक है, इंडिया ढूंढने गए थे, मिल गया कौन? अमेरिका। और अमेरिका में जब वो पहुंचे, वहाँ पे पहुंचे, तो भाई उनको देखा देखी पीछे दूसरे लोग भी आना शुरू हो गए, और इस तरीके से यूरोप के बहुत सारी कंट्रीज़ के लोग वो जहाँ वहाँ जाके यूरोप में सॉरी अमेरिका के अंदर वो आबाद हो गए। उसके बाद क्या होता है कि अब उस ज़माने में जो ब्रिटेन था ना वो बड़ी सुपर पावर थी, और फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में अक्सर जंगें लड़ी जाती थी। लेकिन फिर ये हुआ कि अमेरिका की ज़्यादातर जो कॉलोनीज़ थी उसके ऊपर ब्रिटिश का कब्ज़ा आ चुका था, यानी ब्रिटेन ने अपना वहाँ पे कब्ज़ा कर लिया था। और जो ब्रिटिश किंग था, ठीक है, वहाँ की जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, वो जनाब एक्चुअली इन यूरोपियन जो अमेरिका की जो कॉलोनीज़ थी उनके ऊपर हुकूमत करते थे। यानी अमेरिका की जो कॉलोनीज़ हैं उनके ऊपर जो टैक्सेशन क्या लगाना है, कौन सी हुकूमत होगी, क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है जी ना, वो जनाब हुकूमत करते थे। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर, पाकिस्तान और इंडिया के ऊपर जिस तरह ब्रिटिश पार्लियामेंट से हुकूमत की जाती थी हमारे ऊपर, बिल्कुल उसी तरीके से अमेरिका की जो कॉलोनीज़ थी उसमें ज़्यादातर ब्रिटिश लोग थे, तो उनके ऊपर भी हुकूमत कहाँ से की जाती
जाती थी ब्रिटिश पार्लियामेंट से, यानी वहाँ का जो पार्लियामेंट और साथ में वहाँ का जो किंग था वहाँ से। ठीक है जी। तो अब जाहिर बात है वो वहाँ पे आना शुरू हो गए। तो साथ में ये भी हुआ कि क्योंकि ब्रिटिश लोग जब अमेरिका में सेटल होना शुरू हो गए तो उन्होंने अपने साथ इंग्लिश कॉमन लॉ, साथ में रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, मैग्ना कार्टा का जो कॉन्सेप्ट है वो भी लेके आए। ठीक है जी। यानी कि जिस तरह ब्रिटेन के अंदर, यूरोप के अंदर इनकलाब आ रहा था, लोगों में शऊर आ रहा था, जमहूरियत की बातें हो रही थी, जो मोनार्की का जो कॉन्सेप्ट था, बादशाहत थी, उसको उसको ख़त्म करने की बातें आ रही थी, लोगों में एक शऊर आ चुका था, इनकलाब आ रहा था, लोग हकूक़ की बात करते थे, अपने फंडामेंटल राइट्स की बात करते थे, ह्यूमन राइट्स की बात करते थे। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो अमेरिका की कॉलोनीज़ के अंदर ये लोग जो रह रहे थे, जो यूरोप से आए हुए थे, जो ब्रिटिश, स्पेन और फ्रांस से आए हुए थे, उन्होंने भी इन चीज़ों की बातें करना शुरू की। और उन्होंने भी जनाब ब्रिटिश पार्लियामेंट को और अपनी अपनी हुकूमत को आंखें दिखाना शुरू की कि भाई आप हमारे ऊपर जुल्म करते हो, हमें आपने फ्रीडम नहीं दी है, हमें पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दी हुई है, टैक्सेशन पे टैक्सेशन लगाते हो, यार ये जुल्म ना किया करो। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह सब कॉन्टिनेंट ने जनाब ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटेन का जो किंग था, जो क्वीन थी, उनको हमने कहा था कि भाई आप हमारे साथ क्यों जुल्म कर रहे हो, हमारे पास ऊपर ये टैक्सेशन लगाते थे, बिल्कुल इसी तरीके से। तो जनाब फिर ये वहाँ की जो ये ब्रिटिश की जो वैल्यूज़ थी, मैग्ना कार्टा की जो वैल्यूज़ थी, कॉमन लॉ की वैल्यूज़ थी, यूरोप के अंदर ओवरऑल जो तब्दीली आ रही थी, इनकलाब आ रहा था, शऊर आ रहा था, तो उसी वजह से वहाँ की जो कॉलोनीज़ थी या अमेरिकन, उन्होंने भी आवाज़ उठाना शुरू की और उन्होंने भी यानी कि कहा कि भाई आप बाज आ जाए, आप हमारे साथ जुल्म करें, ज़्यादती करें। यानी खुसूसन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको तो उन्होंने बड़ा तंग किया और फिर इनकी आपस में ना फड्डे शुरू हो गए। और ये वहाँ के जो लोकल लोग थे, जो अमेरिकन कॉलोनीज़ के अंदर रहते थे, उन्होंने जनाब झगड़े शुरू कर दिए। ठीक है, और जंगें शुरू हो चुकी और अब वो अपनी आज़ादी चाह रहे थे। वो कह रहे थे कि हम अपनी खुद की यहाँ हुकूमत बनाएंगे, हमने ब्रिटिश गवर्नमेंट को यहाँ से निकाल बाहर करना है। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्या हुआ कि आखिरकार जनाब 1776 के अंदर बड़ी जब इनके आपस में लड़ाइयाँ शुरू हुई थी ना, तो उसके बाद 1776 में जनाब इन्होंने खुद को डिक्लेयर कर दिया कि जी हम यानी कि आज़ाद हैं। कुछ जो स्टेट्स थी उन्होंने खुद को डिक्लेयर किया कि अब 4 जुलाई 1776 को इंडिपेंडेंस मिल गई, हमें आज़ादी मिल गई, ये वगैरह। और साथ में एक डॉक्यूमेंट बनाया जिसको डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं। ये जो डॉक्यूमेंट था ना, इसमें इन्होंने दुनिया को बताने का मकसद था कि भाईजान हम आज़ाद हो चुके हैं, अब हम अपनी हुकूमत खुद बनाएंगे, हम अब खुद से अपने फ़ैसले करेंगे, अब हम किसी ब्रिटिश पार्लियामेंट या फ्रेंच या स्पेन की हुकूमत के ताबे नहीं हैं, या उनके जो किंग्स हैं उनके ताबे नहीं हैं। भाई हम अपना सेपरेट, हम अब आज़ाद हैं, अब हम जनाब अपनी हुकूमत खुद बनाएंगे, खुद पॉलिसीज़ बनाएंगे, कितना टैक्स लेना है ये सारा कुछ हम खुद करेंगे। तो जनाब इस तरीके से फिर ये जो डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस है 1776 के अंदर, ये एक डॉक्यूमेंट बनाया गया था। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट था ना, ये एक प्रोपेगेंडा डॉक्यूमेंट था, मतलब इन अ पॉजिटिव वे। इसका मतलब ये था कि लोगों को बताना था, पूरी दुनिया को बताना था कि भाई अब हम आज़ाद हो चुके हैं। और ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं था, ये कोई उनका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, समझ गए ना आप। ये एक किस्म का इश्तिहार था, लोगों को बताना था बस कि भाई हम आज़ाद हो चुके हैं, अब हम अपनी हुकूमत खुद बनाया करेंगे। क्योंकि इसके अंदर उन्होंने कोई राइट्स या लाइबिलिटीज़ या इस तरह की कोई बात नहीं की थी, सिर्फ दुनिया को बताने का मकसद था कि भाईजान अब हम इंग्लैंड से आज़ाद हो चुके हैं और अब हम अपनी हुकूमत खुद बनाएंगे। अब ये कौन कह रहे थे? अमेरिकन कॉलोनीज़। कौन सी कॉलोनीज़? वो कॉलोनीज़ जो यूरोप के लोगों ने आके यानी आबाद की थी। और इन्होंने किससे आज़ादी हासिल की? इन्होंने ब्रिटेन से आज़ादी, क्योंकि ब्रिटेन ने फिर ज़्यादातर कॉलोनीज़ के ऊपर कब्ज़ा कर रखा था, क्योंकि वो सुपर पावर थी, स्पेन और फ्रांस का कंट्रोल कम हो चुका था। तीसरी स्टेज याद आ गई आपको, समझ आ गया? डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। ओके, डिक्लेरेशन का मतलब यही होता है ना, डिक्लेयर करना, दुनिया को बताना अपनी आज़ादी के बारे में। ओके जी। अब उसके बाद क्या हुआ? अब ये स्टेट्स तो बन गई आपस में, लेकिन अब ये सोच रही थी कि यार अब हम आपस में, हमने ये आज़ादी तो हासिल कर ली, अब हमें एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो चाहिए ना, कोई तो कानून चाहिए जिसके ऊपर हमारी जो ये स्टेट्स हैं आपस में रहें, किस तरह एक दूसरे के साथ ट्रेड करना है, गवर्नेंस किस तरह करनी है, हुकूमत किस तरह चलानी है। अब उसके लिए जनाब ये परेशान थे। तो फिर भाईजान इन लोगों ने 15 नवंबर 1777 को आखिरकार एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, यानी पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसको आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। और ये किसने बनाया? ये उन रियासतों ने बनाया जिन्होंने ब्रिटिश से आज़ादी हासिल की थी। लेकिन यार ये जो कन्फेडरेशन का जो आर्टिकल्स था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसके तहत जो सेंटर में हुकूमत बनाई गई थी ना, रियास स्टेट्स के अंदर तो सबकी अपनी अपनी हुकूमत थी, लेकिन सेंटर में एक हुकूमत होती है जो सबको कंट्रोल करती है, वो थोड़ी कमज़ोर थी यार।
समझ गए ना। अब देखें ना, जैसे पाकिस्तान के अंदर एक फेडरल गवर्नमेंट है, वो बहुत स्ट्रांग है। सूबों के अंदर अपनी अपनी गवर्नमेंट है, पाकिस्तान यानी सिंध में अपनी गवर्नमेंट है, पंजाब में अपनी गवर्नमेंट है, केपी में अपनी है, बलूचिस्तान में अपनी है। इसी तरीके से भारत के अंदर आप चले जाएँ तो वहाँ पर भी कुछ स्टेट्स के अंदर उनकी अपनी गवर्नमेंट है, उनके सूबों के अंदर अपनी गवर्नमेंट है। लेकिन साथ में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जिसको हम फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। वो बहुत तगड़ी होती है, स्ट्रांग होती है, वो सारी बहुत सारी चीज़ों को वो भी कंट्रोल करती है। लेकिन ये जो कन्फेडरेशन बनाई गई थी ना अमेरिका के अंदर, उनकी जो स्टेट्स ने आपस में एक जो एक मॉडल बनाया था गवर्नमेंट का, तो उनकी जो बीच में हुकूमत थी ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सब रियासतों को कंट्रोल जिसने करना था, वो बहुत वीक थी, कमज़ोर थी। यानी जब इनका आपस में झगड़ा शुरू होता था ना स्टेट्स का, तो यानी कि पता नहीं चलता था यार किस तरह इस मसले को हल किया जाए, यानी आपस में लड़ते रहते थे। समझ गए ना। तो जनाब आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन, ये एक पहला आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया। किसने बनाया? ये अमेरिका की उन स्टेट्स ने बनाया जिन्होंने ब्रिटेन से आज़ादी हासिल की। ठीक हो गया जी। अब ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि इनके अपने झगड़े शुरू हो गए। उसकी एक एग्जांपल हम ये लेते हैं कि शेज़ रिबेलियन के नाम से 1786 के अंदर ये हुआ कि कुछ आर्मी के रिटायर्ड लोग थे जो अब फार्मर्स थे, किसान बन चुके थे, उनकी ज़मीनें थीं। उन्होंने जनाब अपनी अपनी जो है ना वो गवर्नमेंट्स थी वहाँ पे, उन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। उन्होंने कहा जी आप हमारे ऊपर ना टैक्सेशन लगाते हैं ज़रूरत का, और हमसे जो है ना ये हमें आपने ना महंगाई कर ली है, टैक्स लगा दिए हैं और ये हमसे पे नहीं होते। तो उन्होंने हथियार उठा लिए, हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया, बल्कि लोगों को मारा भी, कुछ लोगों को, ठीक है ना, फायर शुरू हो गए। ठीक है। और उनका जो लीडर था उसका नाम था डेनियल शे। ये भी एक रिटायर्ड आर्मी कैप्टन था, ठीक है जी, जो किसान था। उसकी जनाब सरबराही के अंदर, उसकी लीडरशिप के अंदर इन किसान लोगों ने जनाब जनाब फायर ओपन कर ली और हुकूमत के ख़िलाफ़ अच्छी खासी जो है ना वो प्रोटेस्ट किया और एहतजाज किया, और समझे एक किस्म की छोटी मोटी सिविल वार शुरू हो चुकी थी अभी। तो इसका रीज़न यही था ना कि जो इनका जो पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन जो इन्होंने पहला बनाया, अमेरिका की रियासतों ने आपस में मिल के ब्रिटिश को भगाकर, तो वो कमज़ोर था। कि वो इसलिए फिर उन्होंने सोचा कि यार कोई एक ये कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं चल रहा, को अब सेंटर में कोई मजबूत हुकूमत होनी चाहिए। उसके लिए भाई, उसके बाद जनाब जब इन्होंने देखा, ये तकरीबन 10 साल ये आपस में मिल के रहे, तो उसके बाद जनाब इनको समझ आ गई कि यार अब चीज़ मज़े की नहीं है, ये आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन, अब इसको तब्दील करना चाहिए, इसको रिवाइव करते हैं। तो इसीलिए जनाब इन्होंने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन के नाम से यानी क्या हुआ कि 1787 के अंदर ये जो रियासतों के बड़े जो मोतबर लोग थे, करते धरते जो बड़े लीडर थे उनके, वो जनाब वहाँ पे एक रियासत है, इलाका है फिलडेल्फिया, वहाँ पे वो जमा हुए और उन्होंने जनाब एक कन्वेंशन बुलाया और उन्होंने सोचा कि यार इस चीज़ का कोई हल किया जाए। कन्वेंशन का मतलब होता है मीटिंग करना, ठीक है ना, मुलाकात करना। तो ये रियासतों ने बैठा और उन्होंने बात की। उन्होंने कहा यार ये आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन पहला बनाया था, ये तो बड़ा वीक है यार, इससे तो हमारे आपस के झगड़े ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो अब सेंटर में कोई मजबूत हुकूमत होनी चाहिए। तो इसको वो तब्दील करने के लिए बैठे थे। लेकिन इन द एंड पता है क्या हुआ? उसको तब्दील क्या करना, उन्होंने अपना एक नया और कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। यानी वो जो आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन उसको ख़त्म कर दिया और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। ठीक है। और वो नया कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा था दोस्तों? ये वही है जो अमेरिका का भी कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है जी। सो आखिरकार जनाब इन्होंने आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन को ख़त्म करके एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। यानी फिर उन्होंने 1787 के अंदर ये जो जितनी भी स्टेट्स थीं, 13 स्टेट्स थीं वहाँ पे उस टाइम, उन्होंने मिल के क्या किया, एक अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया, रिटन कर लिया, राइट कर लिया। जब ये लिखा जा रहा था कॉन्स्टिट्यूशन, तो उस दौरान जनाब फेडरलिस्ट पेपर्स के नाम से कुछ एसेज लिखे गए। कुछ लोग जो बड़े समझदार थे, जिनको सियासत की बड़ी समझ बूझ थी, कानून की समझ बूझ थी, ठीक है ना, स्कॉलर टाइप लोग थे, जो लीडर टाइप लोग थे, उन्होंने कुछ एसेज लिखना शुरू किए अखबारों में। यानी वो बताना चाह रहे थे कि भाई किस तरह की हुकूमत होनी चाहिए, ठीक है, सेंट्रल हुकूमत किस तरह की हो, उनके पास क्या पावर होंगी, जो स्टेट्स गवर्नमेंट है उनके पास क्या पावर होगी, लोगों के क्या राइट्स होंगे, और स्टेट की सॉवरेंटी क्या होगी, स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, टैक्सेशन किस तरह ली जाएगी, सही है, किस तरह हुकूमत बनाई जाएगी, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, कांग्रेस का क्या काम होगा, जुडिशरी किस तरह काम करेगी। तो उन्होंने बड़ी डिटेल में इसके ऊपर एसेज छापे, तकरीबन 100 के लगभग या 86 पेपर्स छापे। तो यानी कि दुनिया को, लोगों को बताना था, पब्लिक को बताना था कि भाई हम इस किस्म का ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने जा रहे हैं।
तो भाईजान ये जो फेडरलिस्ट पेपर्स थे ये बड़े, इन्होंने बड़ा लोगों के का जो ओपिनियन है उसको तब्दील किया, लोगों को बताया कि किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और इस फेडरलिस्ट पेपर से लोगों को बड़े आइडियाज़ भी आए कि अच्छा अच्छा यार, कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें हमें शामिल करनी चाहिए। तो आखिरकार जनाब फिर 87 में अंदर इसको लिखा जाता है, और 88 के अंदर, यानी 87 और 88 के बीच में इसको अब रेटिफिकेशन का प्रोसीजर शुरू हो गया। रेटिफिकेशन का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव करने का अमल। तो आखिरकार जनाब रेटिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, लेकिन जब इसको रेटिफाई करने की बात आई, अप्रूव करने की बात आई, तो रियासतों में फिर झगड़े शुरू हो गए आपस में। उन्होंने कहा जी यहाँ पे तो आपने फंडामेंटल राइट्स दिए नहीं, हमें हुकूक कम दिए गए हैं, ठीक है जी, ये हो गया वो हो गया, मतलब फिर आपस में इनके इख्तलाफात शुरू हो गए। और जो ज़्यादा झगड़ा था वो था फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, जो इंसानी, जो आपके बुनियादी हकूक़ नहीं होते, जिस तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर, हर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, उनके ऊपर इशू था। तो आखिरकार फिर ये हुआ कि उस ज़माने में बिल ऑफ राइट्स के नाम से कुछ जो है ना फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई कि अच्छा जी ये 10 फंडामेंटल राइट्स हम जो है ना इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर देंगे। वो फिर बाद में उन्होंने 1791 के अंदर ना वो फंडामेंटल राइट्स ऐड किए, किनके कहने के ऊपर, इन रियासतों के कहने के ऊपर। उन फंडामेंटल राइट्स को फिर क्या नाम दिया गया, बिल ऑफ राइट्स, ठीक है जी। यानी बिल ऑफ राइट्स एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले ही लोगों ने उसके ऊपर बात करना शुरू की थी कि यार फंडामेंटल राइट्स तो दें आप हमें, यहाँ तो फंडामेंटल राइट्स हैं ही नहीं, ठीक है जी। सो बहरहाल करते करते रेटिफिकेशन का प्रोसीजर चलना शुरू हो गया, और आखिरकार जनाब 89 के अंदर, एक साल के बाद, वो रेटिफिकेशन का प्रोसीजर भी कंप्लीट हो गया। और 9 की 9 रियासतें जो थीं उस वक्त, वैसे तो 13 थी, लेकिन कंडीशन ये थी कि 9 रियासतें जब उसको रेटिफाई करेंगे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा पूरे मुल्क के अंदर। तो आखिरकार 9 रियासतों ने 89 को अंदर इसको अप्रूव किया, मंजूर किया, और आखिरकार 89 के अंदर ही जो अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो खैर से जनाब इम्प्लीमेंट हो गया, वो जनाब वजूद में आ गया, और फिर वो एक्टिव हो गया। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसमें जनाब एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात की गई, यानी एक ही ऐसी गवर्नमेंट होगी जो अवाम की तरफ से आएगी, अवाम उनको चूज़ करेगी, वही हुकूमत बनेगी। सेपरेशन ऑफ पावर का बड़ा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव और साथ में जुडिशरी ये अपनी अपनी हदूद में रहेंगी, सबकी अपनी अपनी पावर्स होंगी। और दूसरा कॉन्सेप्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंस का जिक्र किया गया कि कांग्रेस जो है ना वो पार्लियामेंट के ऊपर नज़र रखेगी, सॉरी जुडिशरी के ऊपर नज़र रखेगी, जुडिशरी प्रेसिडेंट के ऊपर, प्रेसिडेंट कांग्रेस के ऊपर, कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऊपर। मतलब इस तरह का एक ज़बरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट दिया गया चेक एंड बैलेंस का। इसके अलावा फंडामेंटल राइट्स का भी जिक्र किया गया। और वो जो बिल ऑफ राइट्स थे ना वो फिर 91 के अंदर, यानी 89 के अंदर ये इम्प्लीमेंट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 2 साल के बाद जनाब बिल ऑफ राइट्स जो थे ना, जिनको फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है, वो जनाब 89 के 91 के अंदर, 1791 के अंदर उसको जनाब पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया, और उसको फर्स्ट 10 अमेंडमेंट भी कहा जाता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से, और उसका हालांकि मैंने आपको बताया ना कि बिल ऑफ राइट्स जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका जिक्र बात जो थी ना वो तो रेटिफिकेशन के प्रोसीजर के तहत उसी वक्त ही शुरू हो चुकी थी, लेकिन खैर फिर वो उसको मज़ीद वो बेहतर कर रहे थे, और फिर 91 के अंदर, 1791 के अंदर उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड किया गया। और वो पहली 10 अमेंडमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो बाद में बिल ऑफ राइट्स के नाम से जानी जाती हैं। सो दोस्तों ये था कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री और डेवलपमेंट और स्टेजेस। मैंने बहुत कोशिश की है कि यार इसको जितना हो सके आसान करूं, इजी करूं और सिंपल करूं। और मैंने ये कुछ अहम जो इवेंट्स हैं वो भी आपको बता दिए हैं कि 9 इवेंट्स हैं। आप अगर इस तरह लिखते हैं कहीं आपका कोई भी अगर एग्ज़ाम आता है पेपर वगैरह में, तो आई थिंक ये इनफ होगा। अगर 20 मार्क्स का या 15 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन आता है इसके ऊपर ना कि हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन या हिस्ट्री ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें अगर आप ये हेडिंग्स लिख देंगे तो मेरे ख्याल में ये आपका काम पूरा हो जाएगा, आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप मज़ीद डिटेल्ड में इसको देखना चाहते हैं कि यार हमें ये सारी इवेंट्स डिटेल में पढ़ना है, तो उसके लिए फिर आपको मेरी किसी और वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो टाइम मिला तो उसके ऊपर भी हम डिटेल में एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है जी। सो अब तक यही, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हाफ़िज़।